गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रोहित सर एक बार पुनः मैं अपने नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर हूँ। इस बार मैं क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री विषय से संबंधित जो लेसन 2 है, एसिड बेस और साल्ट, अम्ल क्षारक और लवण, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बुक के बीच से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इस तरीक़े से तैयार किए गए हैं कि ऑब्जेक्टिव जो बीच से जो प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो उसे आप अच्छी तरह से पकड़ लेंगे। आप जानते हैं कि आपकी परीक्षाएं अत्यंत नज़दीक हैं और इस स्थिति में आपको योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करना अति आवश्यक है। तो इसके लिए आपको कठिन मेहनत करना होगा और अपने मन में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। आप हमेशा याद रखें कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवारों पर चढ़ती है, बार बार फिसलती है, परंतु उसकी कोशिश कभी बेकार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आप भी ठान लें कि आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करें। समय न नष्ट करते हुए हम लोग आते हैं एक एक करके अम्ल क्षार लवण जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इत्यादि कर देंगे ताकि मेरा उत्साह बढ़ते रहे और मैं और भी अच्छे तरह से नए नए वीडियो आपको जल्दी जल्दी लेकर आ सकूं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1। नीले लिटमस पत्र के ऊपर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दूसरा क्वेश्चन, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? तो हम जानते हैं कि लिटमस थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है लीचन, उसी से प्राप्त होता है। मतलब लिटमस जो है एक प्राकृतिक सूचक है। अगला प्रश्न आते हैं तीसरा, हल्दी किस प्रकार का सूचक है? तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। चौथा प्रश्न, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो अगर कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो हम जानते हैं कि लाल लिटमस पत्र को जब नीला कर देगा तो विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी। पांचवा प्रश्न, प्याज का रस किस प्रकार का सूचक है? प्याज का रस एक गंधीय सूचक का उदाहरण है। छठा प्रश्न, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। जैसे इसका उदाहरण आप ले सकते हैं Zn + H2SO4 एरो ZnSO4 + H2। इसी तरह से सातवां प्रश्न, अम्ल तथा क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसके अंतर्गत अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। और जल, अगला प्रश्न आते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं वे क्षार कहलाते हैं। अब हम लोग आते हैं 9वां प्रश्न, धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट अम्ल से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं? तो कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो बुदबुदाहट के साथ निकलेगी। बुदबुदाहट मतलब वो खौलने टाइप का करेगा और झाग के साथ CO2 गैस भी मुक्त करेगा। 10वां प्रश्न की ओर आते हैं, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो हम जानते हैं धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। साथ ही साथ ये भी आप याद रखें कि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। तो 10वां और 11वां प्रश्न में यही है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और याद रखें, कुछ धातु के ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखलाते हैं, इसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है Al2O3 और ZnO जिंक ऑक्साइड। 12वां प्रश्न, NaMgAlZn की प्रतिक्रिया अम्ल से कराने पर किसके द्वारा अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी? तो इसमें आप याद रखें कि जो तत्व ज़्यादा क्रियाशील होगा वह अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस देगा। तो ऊपर जो तत्व है उसमें Na अधिक क्रियाशील है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा Na, सोडियम द्वारा। 13 नंबर प्रश्न, अम्ल की प्रतिक्रिया क्षार के साथ कराने पर किस पदार्थ का निर्माण होता है?
तो हम लोग देखते हैं कि अम्ल की प्रतिक्रिया जब क्षार से कराएंगे तो लवण बनेगा, लवण और जल। 14वां प्रश्न, जब चूना जल में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो किस पदार्थ के बनने के कारण चूना जल का रंग दूधिया हो जाता है? तो इसमें आप जान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट बनता है चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर, जो उजला अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और इसी के चलते चूना जल का रंग दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन 15, कौन सी धातु क्षार NaOH से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है? तो इसमें जो है कौन सी धातु है? तो Zn है, Al है, ये NaOH से अभिक्रिया करेगा तो भी हाइड्रोजन गैस देगा। तो इस तरीक़ा से ये दोनों तत्वों को स्पेशल है, इसको याद रखना है। अब आते हैं 15 के बाद 16 नंबर, कौन सी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है? इसमें 4 धातु का नाम आप याद रखेंगे, Cu, Hg, Ag और Au। 17वां प्रश्न, एक गैस जार में जलती हुई माचिस की तीली ले जाने पर यह बुझ जाती है। तो बुझ जाती है मतलब इसमें कौन सी गैस है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसका आंसर CO2 होगा। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन धातु का ऑक्साइड उभयधर्मी गुण दिखलाता है? तो अभी हम बताए थे कि धातु का 2 ऑक्साइड जो है स्पेशल जो उभयधर्मी गुण दिखलाता है, एक है Al2O3 और दूसरा है ZnO। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, किसी अम्ल को जल में घोलने पर उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन किस में बदल जाते हैं? जब किसी अम्ल को हम जल में घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन जो है H+ है वह H2O से प्रतिक्रिया करके H3O+ में बदल जाएगा, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। 20वां प्रश्न की ओर आते हैं, यह चित्र क्या दर्शाता है? तो इसमें एक चित्र है जिसमें त्रिभुज का निशान बना हुआ है और एक हाथ का फिगर है और हाथ पर ऊपर से एसिड या बेस को बूंद बूंद टपकाया जा रहा है। तो जहाँ हाथ के पास गिर रहा है तो वो जो है चित्र 2.5 जो बुक में प्रश्न दिया हुआ है, मतलब चित्र दिया हुआ है, तो चित्र 2.5 देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा। तो यह चित्र जो है अम्ल या क्षार पर चेतावनी का चिन्ह को दिखलाता है, मतलब अम्ल या क्षार जो है उसको हाथ से नहीं छूना चाहिए। तो 21वां प्रश्न आते हैं, किसी अम्ल या क्षार को जल में घोलकर विलयन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जब किसी अम्ल या क्षार को जल में घोलेंगे तो जल में घोलने के बाद जो विलयन बनेगा उस क्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। 22वां प्रश्न आइए, किसी अम्ल या क्षार को जल में घोलकर तनु विलयन बनाने की क्रिया कौन सी प्रतिक्रिया है? तो इसमें हम जानते हैं कि ऊष्मा निकलती है, अतः यह ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। 23वां प्रश्न आइए, विलयन को तनु करने पर उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस प्रकार प्रभावित होती है? तो जब हम विलयन को तनु करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, तो आयतन बढ़ता है लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है। तो आयतन बढ़ने से हाइड्रोजन आयन ज़्यादा क्षेत्र में घूमता है, तो अगर इकाई आयतन में उसको खोजेंगे तो सांद्रता घटेगी, याद रखिएगा। कौन सा अम्ल जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है? तो जो अम्ल प्रबल होता है वो घुलेगा और अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा। तो प्रबल अम्ल में 3 अम्ल मेन है, HCl, HNO3, H2SO4। अगला है, किसी विलयन का pH का मान कितना होता है? तो हम जानते हैं तो विलयन के pH का मान 0 से 14 तक होता है। अगला प्रश्न, उदासीन विलयन के pH का मान कितना होता है? तो हम जानते हैं कि उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है। तो 7 होता है, तो यहाँ पर 2 चीज़ और याद रखें, अम्लीय विलयन का pH 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का pH 7 से अधिक होता है। अगला 27वां प्रश्न की ओर आते हैं, किस क्षार का pH मान 14 होता है? तो क्षार जो है, जो सब प्रबल क्षार होगा उसका pH मान 14 होगा। NaOH जो है बहुत प्रबल क्षार है, इसका pH का मान 14 होता है। तो 28 नंबर प्रश्न, एसिटिक अम्ल पर किस प्रकार का अम्ल है? एसिटिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? तो एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है। तो अम्ल भी 2 तरह का होता है, प्रबल और दुर्बल। तो अगला आते हैं 29वां, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण कौन सी घटनाएं होती हैं? वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है, ओजोन संकट होता है, पौधाघर प्रभाव, ये सब घटनाएं होती हैं। इसमें जो भी आएगा सब आंसर सही है। 30वां प्रश्न, अम्लीय वर्षा के समय जल का pH का मान कितना हो जाता है? तो जब जल के pH का मान 5.6 से कम हो जाए तो इस प्रकार की वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा ग्रह H2SO4 के बादलों से ढका है? इसमें इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह।
शुक्र ग्रह जो है H2SO4 के बादलों से ढका है। हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। अगला प्रश्न आइए, अपच के उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो अपच के उपचार के लिए हम लोग एंटासिड का उपयोग करते हैं, जिसमें दुर्बल क्षार का प्रयोग किया जाता है। 34वां प्रश्न, हमारे दांतों का ऊपरी परत किस पदार्थ का बना होता है? तो हमारे दांतों का जो ऊपरी परत है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इसको हम ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट भी कहते हैं, इसी पदार्थ का बना होता है। 35वां प्रश्न, नेटल के डंक में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। इसको हम लोग एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। 37वां प्रश्न, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला आइए 38वां प्रश्न, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाते हैं? तो जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उसमें हम क्षार मिलाते हैं। इसके लिए कली चूना, बुझा चूना या चौक का छिड़काव खेत में किया जाता है। 39 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस लवण के निर्माण के लिए अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की? तो हम लोग जानते हैं कि ये नमक कानून से संबंधित प्रश्न है, जो इसका मतलब है यौगिक पूछ रहा है। तो ये लवण माने NaCl, इसका आंसर हो जाएगा NaCl। 40 नंबर प्रश्न 40, क्लोर क्षार प्रतिक्रिया द्वारा किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो क्लोर क्षार प्रतिक्रिया में NaOH का निर्माण होता है और साथ में क्लोरीन गैस भी निकलती है। 41 नंबर, क्लोर क्षार प्रतिक्रिया में एनोड तथा कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो क्लोर क्षार प्रतिक्रिया में एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। 42 नंबर प्रश्न, यौगिक CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो हम जानते हैं कि इस यौगिक का प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। 43, उस यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग रोगाणुओं को मुक्त करने में किया जाता है। तो जल को रोगाणुओं से मुक्त करना है, जल में कीटाणु है उसको मारना है, तो विरंजक चूर्ण उसमें डाल देंगे, ब्लीचिंग पाउडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस पदार्थ का उपयोग पाव, रोटी, केक इत्यादि बनाने में किया जाता है? 44वां प्रश्न है, इसका आंसर होगा बेकिंग सोडा, NaHCO3। 45वां प्रश्न, बेकिंग सोडा के तीखे स्वाद को कम करने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाते हैं? तो इसका आंसर होगा टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न, उस यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग क्लोरीन से प्रतिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर है शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना जो है वह क्लोरीन से प्रतिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाएगा। शुष्क बुझा हुआ चूना तो CaOH Hol 2। 47 नंबर प्रश्न, उस यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग स्वादिष्ट पकौड़े बनाने में किया जाता है। इसमें बेकिंग सोडा इसका आंसर है, सोडियम बाइकार्बोनेट, फार्मूला NaHCO3। 48 नंबर प्रश्न, किस गैस के बनने के कारण पाव, रोटी तथा केक फूलकर स्पंज की तरह हो जाता है? तो यहाँ पर CO2 गैस के बनने के कारण होता है और साथ में H2O भी भाप के रूप में निकलती है। 49 नंबर प्रश्न, सोडियम के उस यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। तो सोडियम का यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को हम एंटासिड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पेट में एसिडिटी हो गया, थोड़ा सा बेकिंग सोडा पानी के साथ ले लेंगे, एसिडिटी दूर हो जाएगा। 50वां, जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो उसका रंग नीला क्यों हो जाता है? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉपर सल्फेट CuSO4 में 5 गो जल जो होता है क्रिस्टलीय जल होता है। तो जब उसको गर्म करेंगे तो क्रिस्टलीय जल निकल जाएगा और जिसके चलते उसका रंग नीला से सफ़ेद हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न आते हैं, किसी यौगिक के साथ जुड़े हुए जल के अणुओं को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। 52 नंबर, जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो हम जानते हैं कि जिप्सम को जब 373 केल्विन या हम कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। 53 नंबर, उस यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। 54वां प्रश्न, अम्ल की प्रतिक्रिया धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।
55 नंबर प्रश्न, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है। 56वां प्रश्न, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो लाल लिटमस को नीला कर दिया मतलब ये जो है क्षार है, तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। अब आते हैं 57 नंबर प्रश्न, अंडे के पीसे हुए कवच की प्रतिक्रिया किसके साथ कराने पर CO2 गैस निकलती है? तो अंडा का पीसा हुआ कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका प्रतिक्रिया जब हम अम्ल से कराएंगे तो CO2 गैस निकलेगी, तो इसमें अम्ल होगा आंसर HCl। 58 नंबर प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस प्रकार के बर्तनों में रखना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आर्द्ररोधी बर्तन, वायुरुद्ध बर्तन, जहाँ पर जल न पहुँच सके। तो 59 नंबर प्रश्न, दूध से दही बन जाने पर किस अम्ल का निर्माण होता है? तो जब दूध से दही बनता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। 60वां प्रश्न, नींबू संतरा जैसे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला हम लोग आते हैं 61 नंबर, ताज़े दूध के पीएच का मान कितना होता है? तो ताज़े दूध के पीएच का मान 6 होता है। तो इस प्रकार इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वे समाप्त हुए। आप इन्हें याद करें, अभ्यास करें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। मैं पुनः अपने अगले वीडियो में जल्द ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।